हेलो बच्चों, तो कैसे हैं हाल चाल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 रिवीजन नोट्स है। पूरे डिटेल में हम बात करेंगे रिवीजन नोट्स और शॉर्ट में भी हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बोर्ड लेवल की तैयारी तो कर ही रहे होंगे आप। क्लास 10th वाले हो, जल्दी से कमेंट बताएं बोर्ड की तैयारी चल रही कि नहीं। तो आज हम रिवीजन करेंगे साइंस क्लास 10th नोट्स, जिसका ये टॉपर नोट्स है भाई। यहाँ से टॉपर पढ़े हैं तो ये टॉपरों का नोट्स है। अगर जो इस नोट्स को पूरा पढ़ लिया, उससे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ये मेरा वादा रहा। जो भी मैं बताऊंगा एक अच्छे से समझिएगा। सिर्फ आपको सुनना है और कोई भी डाउट हो तो कमेंट पे पूछना है। बस यही आपसे एक रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं। बस हाँ, एक और रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी हम नोटिफिकेशन या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट जानकारी होता है सीबीएसई का तो मैं आप तक पहुंचाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एलिमेंट होता क्या है। एलिमेंट आपने पढ़ा होगा एलिमेंट्स के बारे में, बहुत डीपली डिफिनीशन आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा एलिमेंट्स के बारे में। तो मैं बात करता हूँ अब एलिमेंट्स होता क्या है। सब्सटेंस कंटेनिंग एटम्स ऑफ ओनली वन टाइप्स। जो सब्सटेंस यानी जो मटेरियल सिर्फ एक ही तरह का एटम कंटेंस करता हो उसे एलिमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे गोल्ड है। गोल्ड का एजी होता है, एयू होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एयू। यानी गोल्ड है तो सिर्फ उसमें गोल्ड के ही एटम्स रहेंगे और किसी एलिमेंट उसमें सिल्वर के एटम्स नहीं आ जाएंगे, सिल्वर के मॉलिक्यूल्स नहीं आ जाएंगे। सिर्फ उसमें गोल्ड का ही एटम्स रहेगा। अदर कोई भी इम्प्योरिटीज उसमें मिक्स हुई तो वो एलिमेंट्स नहीं कहलाता है। वो क्या होता है, कंपाउंड फॉर्म में, जिसको हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस आपने पढ़ा होगा। प्योर में सिर्फ ओनली वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने देखा है, जितने भी सारे मेटल्स हैं वो एकदम एलिमेंट्स हैं, वो सारे प्योर हैं जितने भी मेटल्स हैं। अगर ओर को बात करें, ओर पढ़े होंगे आपने पिछले चैप्टर में। अगर नहीं पढ़ा तो जाके एक बार पढ़ लीजिए, मेरे अपलोड है चैनल पे। चैप्टर नंबर 4, शायद 3 है, 3 या 4 दोनों, कोई भी हो, मैंने सारे लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, रिवीजन नोट्स इम्पोर्टेंट। सोडियम हो गया, गोल्ड हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ऐसे सारे जितने भी मेटल्स हैं, मेटल ही नहीं नॉन मेटल्स भी हैं, वो सब क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। देयर आर 118 एलिमेंट्स नोन टू अस। द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इनटू मेटल एंड नॉन मेटल्स। एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड टू मेक द स्टडी इजी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई यू शुड बी नीड टू मेक द पीरियोडिक टेबल। हमें क्यों ज़रूरत पड़ी पीरियोडिक टेबल्स की बनाने के लिए, क्योंकि हम किसी भी एलिमेंट्स को आसानी से स्टडी कर सके, उसके बारे में जान सके, उस पर हम रिसर्च कर सके, ताकि फ्यूचरिस्टिक में आने वाले प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके, इजी स्टडी को पढ़ने ईजियर बनाया जा सके। इसीलिए पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। तो आज हम वही देखेंगे, पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन कब किसने कैसे कैसे बताया, पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन के बारे में कैसे कैसे उन्होंने ट्रेंड्स दिए, कैसे कैसे उन्होंने डेवलपमेंट हुआ पीरियोडिक टेबल्स के बारे में। तब जाके आज जो पीरियोडिक टेबल आप देखते हैं इतना एकदम फिट है, और उसमें कामयाब तो है लेकिन उतना कामयाब नहीं रह गई है, और लोग इजी से उसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं और समझ लेते हैं। तो इजी हो गया है काफ़ी कुछ अब पीरियोडिक टेबल्स को पढ़ना। तो सबसे पहले जो आया था वो डोवर्नियर ट्रेड्स था, जिनमें 3 एलिमेंट्स का ग्रुप होता था, और जो फर्स्ट और लास्ट वाले एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास होता था
दोनों के सम का और 2 से डिवाइड कर देते तो जो बीच वाला होता था उसके मास के बराबर आता था, अप्रोक्स्ड, एकदम बराबर नहीं, अप्रोक्सीमेटली आता था, लगभग 0.5 की डिफरेंसेस होती थी, कभी कभी एग्जैक्ट भी आते थे। यही थे डोवर्नियर ट्रेड्स। तो हाउ यू डिफाइन डोवर्नियर ट्रेड्स? डोवर्नियर ट्रेड्स को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो हम सिंपली लैंग्वेज में बोल सकते हैं, when the element we are written in order of increasing atomic masses, the atomic mass of the major element was average of the atomic masses of the other two element। जब हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में कोई भी एलिमेंट्स को लिखते हैं तो उसका जो मिडिल वाला होता है एवरेज होता है फर्स्ट एंड लास्ट के एटॉमिक मास के। बस यही है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, कैडमियम, सेलेनियम, बेरिलियम हो गया, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और कुछ नहीं। लिमिटेशन इसके क्या थे? लिमिटेशन इसके थे ओनली 3 ट्रेंड्स आर रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम। उस टाइम पे जब ये डोवर्नियर ट्रेड्स आया था तो उस टाइम पे जो आज 118 एलिमेंट्स नोन है, उस टाइम पे इतने एलिमेंट्स नोन नहीं थे। उस टाइम पे अराउंड 40 के आसपास एलिमेंट्स नोड्स नोन थे। उस टाइम डोवर्नियर ट्रेड्स आया था। तो उस समय जितने भी एलिमेंट्स थे उस पर डोवर्नियर ट्रेड्स नहीं लागू हो रहा था, सिर्फ 3 ट्रेड्स ही, यानी 9 एलिमेंट्स पे ही ये वेल डिफाइंड बैठ रहे थे। इसके वजह से इसका ड्राबैक हुआ और ये आगे चल नहीं पाया। और एक कारण था, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट ऑफ द रिलेटिव मास ऑफ द एटम इज कंपेयर टू द मास ऑफ कार्बन टेकन यूनिट। जो रिलेटिव मास था सभी एलिमेंट्स का, वो कार्बन एटम के मासेस से कंपेयर किया गया था, उसको 12 यूनिट लेके। इसके वजह से वो लिमिटेशंस और नहीं फिट हो रहे थे। तो उसके बाद जो आया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स रूल पढ़े होंगे आपने। ऑक्टेव्स मतलब 8 का जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इस टाइम जब न्यूलैंड्स आए थे तो उनके टाइम 64 एलिमेंट्स लगभग नोन थे। तो उस समय काफ़ी थोड़े ज़्यादा एलिमेंट्स नोन हो गए थे। तो इनके वजह से इनका जो लॉ था कुछ काम किया। बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट, इन्होंने कहा कि एटॉमिक मास को जो हम है इंक्रीजिंग और मास के आधार पे सेट करेंगे। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या कहता है? व्हेन द एलिमेंट आर अरेंज इन द फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैव प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट। यानी इन्होंने कहा कि अगर हम एलिमेंट को अगर सेट करते हैं 8 पोजीशन में तो हर जो 8वें एलिमेंट आएगा उसकी सारी प्रॉपर्टी सेम होगी। अब तो सोडियम एंड लिथियम आर द सेम। एग्जाम्पल के लिए सोडियम और लिथियम की प्रॉपर्टी सेम है। इनकी भी ट्रेंड्स कुछ दिन तक चला, उसके बाद काम नहीं किया। तो इनके अंदर भी लिमिटेशंस आ गए। वो लिमिटेशन क्या थे? अप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, ये सिर्फ कैल्शियम तक ही अप्लीकेबल हो रहे थे। उसके आगे साने पे ना उसके केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो रहे थे, ना ही उसके फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो रहे थे। तो ये सिर्फ केमिकल कैल्शियम तक ही काम किया। प्रॉपर्टी ऑफ द न्यू एलिमेंट्स कुड नॉट बी फिट इन इट। अगर जो भी नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे उसके बाद ये जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव था उस पर फिट नहीं बैठ रहा था। इन सम केसेस प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट वर नॉट सेम एज डिफाइंड बाई ऑक्टेव। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि जो आयरन था वाज प्लेस्ड अवे फ्रॉम द कोबाल्ट एंड निकिल। तो उस टाइम भी कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट थे कि जो ऑक्टेट रूल को नहीं फॉलो कर रहे थे। वर्कड वेल ओनली विद द लाइटर एलिमेंट्स, ये केवल लाइटर एलिमेंट्स पे कारगर होते। हैवी एलिमेंट जैसे गोल्ड, आयरन पे ये फिट नहीं हो रहा था। उसके बाद आया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को भी सराहना दिया गया लेकिन ये भी नहीं चल पाया, और इसी के बेसिस पे एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया जिसे हम आज भी स्टडी करते रहते हैं। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का लॉ क्या था? जो नियम था वो था द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस।
इस प्रॉपर्टी में यही था कि जो भी एलिमेंट हो गए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी एटॉमिक मासेस के आधार पे एलिमेंट्स को फंक्शन किया जाए, यानी असेंबल किया जाए। यही मेंडलीफ ने बताया था। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स, इट कंटेन्स वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। मेंडलीफ में जो था केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर एलिमेंट को डिसाइड किया गया था, और इनमें जो था वर्टिकल कॉलम्स थे और हॉरिजॉन्टल रो थे, जिनको वर्टिकल कॉलम्स को क्या कहा गया, ग्रुप्स कहा गया, और हॉरिजॉन्टल कॉलम्स को पीरियड कहा गया। जैसे देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल कॉलम्स है और ये वर्टिकल। तो ये हॉरिजॉन्टल कॉलम्स को क्या कहा गया है, ग्रुप्स, और ये जो हॉरिजॉन्टल दिख रहे हैं उसको रो कहा गया। सॉरी वो जो वर्टिकल है खड़े हैं उनको ग्रुप्स कहा गया, और जो हॉरिजॉन्टल है उनको रो कहा गया। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मुझे। फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फाइंग हिज फोकस्ड ऑन द ऑक्सीडाइड एंड हाइड्राइड्स फॉर्म बाय द दीज एलिमेंट। क्लासिफाइंग के समय फोकस किया गया ऑक्सीडाइज और हाइड्राइड फॉर्म पे। ही अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस। इट वाज वी observed that only the chemical but physical property accurate are equal intervals। इसमें देखा गया कि जो केमिकल प्रॉपर्टी नहीं बल्कि फिजिकल प्रॉपर्टी भी इक्वल इंटरवल के बाद सबकी सेम हो रही थी। तो इनका जो था मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल वो एकदम फिट बैठा सारे एलिमेंट्स पे। तो अचीवमेंट ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल्स ये पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में। एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टी कुड बी ग्रुप टुगेदर। जितने भी एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी थे उनको ग्रुप टुगेदर एक साथ रखा गया। सम गैप वर लेफ्ट टू अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। और इनमें एक खासियत बात थी कि कुछ गैप रख दिया गया जो कि अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे उस टाइम्स के लिए, तो उनमें गैप रख दिया गया। नोबल गैसेस कुड बी प्लेस्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टेंट ऑर्डर। जो नोबल गैस था उन्हें विदाउट डिस्टर्बिंग एग्जिस्टेंट रखा गया उसी ऑर्डर में बिना छेड़छाड़ किए। लेकिन इनमें भी लिमिटेशंस रह गई थी। लिमिटेशन क्या थी? पहला लिमिटेशन था नो फिक्स्ड पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कोई फिक्स पोजीशन नहीं था। नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं थे। नो रेगुलर ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस का रेगुलर ट्रेंड नहीं था। कोबाल्ट वाज प्लेस्ड बिफोर निकिल। कोबाल्ट पहले ही प्लेस्ड हुआ था निकिल से। तब जाके फिर एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया जो कि आज भी हम लोग पढ़ते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही पढ़ने हैं खास करके। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहाँ से आया? ये हेनरी मोज़ले दिया था 1913 में, यानी आज से करीब 117 साल का लिया जाए। 117 साल पहले हेनरी मोज़ले ने एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया। प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जो प्रॉपर्टी था एलिमेंट का पीरियोडिक फंक्शन से उनके एटॉमिक नंबर के आधार पे रखा गया, ना कि नंबर मास के आधार पे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके आधार पे रखा गया और मेंडलीफ में डिफरेंसेस बताइए। तो मेंडलीफ में एटॉमिक मासेस के आधार पे रखे गए थे। तो फर्स्ट पॉइंट है एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय जेड। एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? जेड से। इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। न्यूक्लियस ऑफ एटम के बराबर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में क्या थे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में 8 वर्टिकल कॉलम थे उन्हें जिसको हम ग्रुप्स बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कॉलम जिनको हम रो बोलते हैं। पिछले बार भी मैंने बताया था वर्टिकल को जो बोलते हैं वो ग्रुप्स थे, हॉरिजॉन्टल को रो थे। 8 वर्टिकल कॉलम्स थे और 8 हॉरिजॉन्टल थे। एलिमेंट्स इन द ग्रुप हैविंग द सेम नंबर एंड द सेम बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिस ग्रुप में थे, जैसे फर्स्ट ग्रुप में है तो उसका एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा,
सेकेंड ग्रुप में था उसका 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम थे। नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज वी गो डाउन द ग्रुप्स। सेल इंक्रीजेज होते हैं जब हम डाउन द ग्रुप्स आते हैं। एलिमेंट इन द पीरियड्स हैव सेम नंबर ऑफ सेल। पीरियड में जाते हैं तो सेम नंबर ऑफ सेल मिलता है। ईच पीरियड्स मार्क अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट गेटिंग फील्ड। नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लेस इन द पार्टिकुलर पीरियड डिपेंड अपॉन द फैक्ट दैट हाउ इलेक्ट्रॉन्स फिल इनटू द वेरियस सेल। और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो प्लेस पार्टिकुलर पीरियड में रखे जाते थे डिपेंड करते थे हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फिल इनटू द वेरियस सेल, कैसे इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है वेरियस सेल में। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी एकोमोडेटेड इन द सेल डिपेंड अपॉन द फार्मूला 2n स्क्वायर। जो इलेक्ट्रॉन थे वो किन आधार पे भरे जाते थे, 2n के पावर 2 के आधार पे भरे जाते थे, वेयर n इज द नंबर ऑफ गिवन सेल था। एग्जाम्पल के लिए हम लिखते थे केस सेल है -2 × 1 का एक्सरसाइज। 2 एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल एल सेल 2 × 2 2 के पावर 2 8 एलिमेंट्स इन द सेकेंड पीरियोडिक टेबल। पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल्स टेल अस इट्स रिएक्टिविटी। और जो था पोजीशन था एलिमेंट्स का वो रिएक्टिविटी के बारे में शो करता था। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स का जो था ट्रेंड कैसा चल रहा था, बैलेंसिंग के आधार पे बात करेंगे और एटॉमिक साइज, एटॉमिक नंबर, रेडियस, इस सब के बारे में उसका जो था वो ट्रेंड किस प्रकार के चल रहे थे। वैलेंसी नंबर की बात करें तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट करते थे। वैलेंसी रिमेन द सेम डाउन द ग्रुप बट चेंज क्रॉस द पीरियड। अगर डाउन द ग्रुप आते हैं तो वैलेंसी सेम रहती है, अगर जाते हैं तो चेंज होता है। एटॉमिक साइज की बात करें तो एटॉमिक साइज रिफर टू द रेडियस ऑफ एटम। एटॉमिक साइज का मतलब रेडियस ऑफ एटम से है। तो एटॉमिक साइज ऑफ रेडियस डिक्रीज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम हॉरिजॉन्टल में जाते हैं तो एटॉमिक साइज घटती है अलोंग द पीरियड ड्यू टू इंक्रीज द नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज की वजह से साइज घटती जाती है। एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप्स में इंक्रीजिंग साइज बढ़ती है क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, इसके वजह से। मेटेलिक करेक्टर कैसे थे? मेटेलिक करेक्टर मीन्स द टेंडेंसी ऑफ एन एटम्स टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटेलिक करेक्टर का मतलब होता है जो एलिमेंट है वो कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे। पॉइंट नंबर 1 है मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड। अगर हम सीधा हॉरिजॉन्टल में जाते थे, पीरियड में जाते तो क्या होता था, डिक्रीज करने लगता था। इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने के कारण। इसका मतलब ये तो था कि जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स की लूज करने की वो कम हो जाती थी। सेकंड पॉइंट है मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे हैव टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन वाइल फॉर्मिंग बॉन्ड्स। जो मेटल थे वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे और इसके वजह से उनको जो इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग बनाने की कैपेसिटी ज़्यादा थी। पॉइंट नंबर 3 मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप्स। हम ग्रुप के नीचे जाते थे तो डाउन द ग्रुप्स में जो मेटेलिक करेक्टर वो बढ़ता था एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डिक्रीजेस। नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दे टेंड्स टू फॉर्म बॉन्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। 5 पॉइंट्स है metals are found in the left side of the periodic table while non-metals are toward the right hand side of the periodic table. In the middle we have the semi-metals of the metalloids because they are exhibit some properties of the both metal and not metal. तो क्या होता था, अगर राइट साइड हम जाते थे तो पीरियोडिक टेबल के, तो मिडिल राइट साइड में क्या होते थे, मेटल होते थे, और जो बीच में होते थे वो क्या होते थे, नॉट मेटल और मेटल्स यानी सेमी मेटल्स होते थे, और लास्ट में क्या होते थे,
मेटलॉय नॉन मेटल्स होते थे। ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर वाइल ऑक्साइड आर नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। जिनके ऑक्साइड होते थे वो बेसिक इन नेचर के होते थे और नॉन मेटल के ऑक्साइड यार एसिडिक इन नेचर होते थे। ग्रेडेशन इन पीरियोडिक टेबल में ग्रेडेशन क्या था? प्रॉपर्टी है वेरिएशन ऑफ। इसके कारण क्या है? वेरिएशन अलोंग द ग्रुप्स। इसके रीज़न क्या है? इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्जेज। वेरिएशन अलोंग द ग्रुप इंक्रीज करता है। रीज़न पढ़ लीजिएगा। सेकेंड है मेटेलिक कैरेक्टर। ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में, तो एक बार इसे आप देख लीजिएगा क्योंकि इस पॉइंट करके बताया गया है। इसे बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। बस पूरा इतना ही था। आशा करते हैं कि आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही।